भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं सुनने में कितना सीधा और सरल लगता है ना? जैसे किसी एनसाइक्लोपीडिया का टाइटल हो जो वादा कर रहा हो कि अंदर आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी। तो चलिए आज इसी वादे की तह तक चलते हैं। तो फिर सवाल उठता है, आखिर वो भाषाएं हैं कौन सी? यही सवाल हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। और आपको बता दूं, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना ये सवाल लगता है। शुरुआत में तो ये एक बड़ा ही सीधा साधा वादा लगता है। एक ऐसा वादा जो कहता है कि भारत की सभी भाषाओं को एक लिस्ट में बता दिया जाएगा। मतलब बस एक लिस्ट ही तो बनानी है और काम खत्म। बिल्कुल, पहली नजर में तो यही लगता है जैसे हम किसी किताब का पहला पन्ना खोल रहे हो और एक पूरी लिस्ट बस हमारे सामने आने ही वाली है। एक ऐसा काम जो चुटकियों में हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम इस वादे की गहराई में उतरते हैं, हम एक बहुत बड़ी पहेली से टकराते हैं। ये काम सिर्फ लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा पेचीदा है। क्यों? क्योंकि हमें पहले ये तय करना होगा कि हम असल में गिन क्या रहे हैं। और यहीं पर सबसे बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि आखिर गिनती शुरू की कहाँ से जाए। असल में मुश्किल भाषाएं ढूंढने में नहीं है, मुश्किल तो उन्हें गिनने के तरीके में ही है। और ये सवालिया निशान, ये क्वेश्चन मार्क, इस पूरी समस्या को एक बार में दिखा देता है। सोचिए, भारत की जनगणना कहती है कि यहाँ 19,500 से ज्यादा मातृभाषाएं हैं, जबकि भाषा के विशेषज्ञ कहते हैं कि ये संख्या कुछ 100 से लेकर 780 के बीच कहीं है। तो फिर सही आंकड़ा क्या है? सच तो यह है कि इसका कोई एक सीधा जवाब है ही नहीं। भाषा की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो है कि ये किसी खास देश या समुदाय के बीच बातचीत का एक सिस्टम है, लेकिन असली चुनौती इसी समुदाय शब्द में छिपी है। एक समुदाय कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ से शुरू होता है, इसकी लकीरें अक्सर बहुत धुंधली होती हैं। तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर। एक भाषा और एक बोली के बीच की वो धुंधली सी रेखा कहाँ खींची जाए? अब देखिए, ये जो फर्क है कि क्या भाषा है और क्या बोली, ये लकीर अक्सर भाषा के जानकार नहीं खींचते। ये लकीर खींचते हैं इतिहास, राजनीति और पहचान। जैसे भोजपुरी, मारवाड़ी, हरियाणवी को ही ले लीजिए। ये हिंदी से इतनी मिलती जुलती हैं कि बोलने वाले एक दूसरे को आसानी से समझ लेते हैं, फिर भी इन्हें एक अलग पहचान दी जाती है। इसका मतलब साफ है कि शक्ति, मान्यता और पहचान ही ये तय करते हैं कि किसे भाषा का दर्जा मिलेगा। ये सिर्फ व्याकरण का सवाल नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहचान का सवाल बन जाता है। तो अगर गिनती करना इतना मुश्किल है, तो फिर इस भाषाई लैंडस्केप को समझने का और क्या तरीका हो सकता है? चलिए एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। शायद एक सीधी साधी लिस्ट बनाना ही गलत अप्रोच है। ये तरीका भाषाओं की गहरी ऐतिहासिक जड़ों और उनके परिवारों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। तो इसे ऐसे मत देखिए कि ये अलग अलग भाषाएं हैं जिन्हें एक डिब्बे में बंद कर दिया गया हो, नहीं, बल्कि इसे एक बहुत बड़े खूबसूरत कालीन की तरह सोचिए, जिसे दो मुख्य धागों से बुना गया है। इस कालीन का पहला धागा है इंडो आर्यन भाषा परिवार, जो उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में फैला है, जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी। ये हजारों साल पहले प्रवासियों के साथ इस उपमहाद्वीप में आया था। दूसरा मजबूत धागा है द्रविड़ भाषा परिवार, जो पूरे दक्षिण भारत की बुनियाद है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़। और हाँ, इनके अलावा मध्य और पूर्वी भारत के आदिवासी इलाकों में ऑस्ट्रो एशियाटिक जैसी एक तीसरी धारा भी बहती है। दिलचस्प बात यह है कि ये भाषा के क्षेत्र अक्सर पुराने साम्राज्यों और राज्यों की सीमाओं से भी मेल खाते हैं। और ये जो विविधता है ना, ये तो खुद भाषा शब्द में ही दिखती है। जैसे भाषा और वाणी संस्कृत यानी इंडो आर्यन जड़ों से आते हैं, तो वहीं जबान फारसी के प्रभाव को दिखाता है। हर एक शब्द अपने आप में एक अलग सांस्कृतिक इतिहास को समेटे हुए है। तो सवाल ये है कि इतनी ऐतिहासिक और जटिल ताने बाने को आज का भारत संभालता कैसे है, और असली जवाब यहीं छिपा है। ये जो वाक्यांश है, भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं, ये किसी लिस्ट का टाइटल नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम की ओर इशारा करता है जो इस विविधता को सहेजता है, और वो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। यहीं पर 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा यानी शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ये भाषाएं सरकार, शिक्षा और आधिकारिक कामकाज का आधार बनती हैं। तो ये कोई लिस्ट बनाने की कोशिश नहीं है, बल्कि इस विशाल, न गिनी जा सकने वाली विविधता को सम्मान देने और उसे चलाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है।
तो अंत में असली संख्या कोई आंकड़ा है ही नहीं। ये एक पूरे उपमहाद्वीप की कहानी है जो हजारों सालों के प्रवास, साम्राज्यों और संस्कृतियों के मेलजोल से बनी है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर भाषाओं के नक्शे की कोई पक्की सरहदें नहीं हैं जो पुराने इतिहास और प्रवास से बनी हैं, तो फिर ये लोगों, संस्कृतियों और देशों के उन नक्शों के बारे में क्या कहता है जिन्हें हम अक्सर स्थायी मानकर बैठ जाते हैं।